Good morning, all my dear students. Today I am come with a new video of class 11th biology. It is a second chapter of unit first biological classification. It is the first part of this video. Now let's start biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी उसका इतिहास जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या थी। तो जो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है वो सबसे पहले दी थी एरिस्टोटल ने, इसलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था किसके लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स थे उनको उन्होंने ट्रीज़, शब्द और हर्ब्स में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, ट्रीज़ किन्हें कहते हैं, जिनका वुडी स्टेम था, जो थोड़े लार्ज थे। ठीक है, शब्स किन्हें कहते हैं, जिनका वुडी स्टेम था बट दे आर शॉर्ट इन हाइट। एंड हर्ब्स तो आप लोग सभी जानते हैं, दे हैव अ ग्रीन सॉफ्ट stem are called herbs. He also divided animals into two groups. उन्होंने एनिमल्स को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, दोज जिनमें रेड ब्लड ग्रुप प्रेजेंट था और दूसरे जिनमें रेड ब्लड ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। बट इनका जो क्लासिफिकेशन था वो एक लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं हो सका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जिनमें जिनके कैरेक्टर, या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जिनके कैरेक्टर कहीं भी इन क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं हो रहे थे। तो ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा लंबा नहीं चला और उसको डिनाई कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आए लिलेनियस, कार्लोस लिनेनियस। इनका नाम तो आप सबने भी सुना है, 9th क्लास में आपको लोगों ने कार्लोस लिनेनियस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने चैप्टर्स पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, प्लांट्स का, एनिमल्स का, सारे ग्रुप्स पढ़े थे, सारे किंगडम्स पढ़े थे। ठीक है, तो कार्लोस लिनेनियस ने लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ प्लांटे एंड सेकेंड इज़ एनिमेलिया। बट ये सिस्टम भी ज़्यादा नहीं रहा, रिसेंटली में इसको यूज़ नहीं किया जाता था। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्यों, अब रीज़न क्या था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई कार्लोस लिनेनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम डिड नॉट यूज्ड इन रिसेंट टाइम और प्रेजेंट टाइम, बिकॉज क्योंकि जो उनका सिस्टम था, उन्होंने किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमेलिया। लेकिन हमने जो अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्लांट्स और एनिमेलिया के बावजूद भी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल और मल्टी सेलुलर सेल्स से बने होते हैं, और वो प्लांट्स और एनिमेलिया दोनों ग्रुप्स में पाए जाते हैं। उसके बाद जो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके बेस पे भी सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो इन दोनों चीज़ों को भी डिस्टिंग्विश नहीं करता था। ठीक है, और थर्ड क्या था कि कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक थे और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक थे, तो इनका ये सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं करता था और डिफ्रेंशिएट नहीं करता था, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद आया R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये किंगडम क्लासिफिकेशन अभी तक माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च और बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था डिफरेंट ग्रुप में। ठीक है, तो विटेकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे। 5 किंगडम्स कौन कौन से थे, फर्स्ट इज़ मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। उसके बाद भी उन्होंने इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया था, उनका डिवीज़न और फाइलम अलग अलग कर दिया था। नाउ लेट स्टार्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो R.H. विटेकर ने दिया था, और इस किंगडम को उन्होंने 5 पार्ट्स में बांटा था। कौन कौन से, MPFPA। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए वो यूज़ किया था वो था उसमें सेल का स्ट्रक्चर,
उसका थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, इन सबको यानी कि ऑर्गेनिज्म के बीच में कौन से रिलेशंस हैं, उनके जेनेटिक और उनके फिजिकल रिलेशनशिप को भी इन्होंने क्राइटेरिया यूज़ किया था। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा, और जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर, किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला के साथ पैरामीशियम अमीबा को रखा। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, लेकिन इन्होंने इनको साथ में रखा, लेकिन जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस थे उन्होंने उनको अलग अलग किंगडम्स में प्लेस्ड किया था। ठीक है, जैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास था उनको किस में प्लेस किया गया था, एल्गी में प्लांट्स के साथ, क्योंकि इनमें सेल वॉल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा को किस में रखा गया था, किंगडम एनिमेलिया में, क्यों, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटिस्टा में इन ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा, बट इनके फाइलम, इनके डिवीज़न अलग अलग कर दिए। लिविंग वर्ड को उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब वो 5 पार्ट्स कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम थे। ठीक है, तो पहला हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा क्या था, किंगडम मोनेरा में मेनली बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया गया था, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज थे उनको किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया। ये सबसे ज़्यादा यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट नंबर ऑफ बैक्टीरियाज का होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बैक्टीरियाज की होती है। ये कहीं भी रह सकते हैं, अगर आप अपने हाथ में भी देखें तो आपके हाथ में भी मिलेंगे बैक्टीरियाज, बट ये इतने ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं कि हम इन्हें बिना जूम पावर के नहीं देख सकते हैं, यानी कि हम इनको बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा होना, बहुत ज़्यादा गर्म होना, डेजर्ट में होना, या डीप ओशियंस जहाँ पर कोई भी एक नॉर्मल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वहाँ पर भी रह सकते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पैरासाइट्स की फॉर्म में भी होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये पैरासाइट्स की फॉर्म में भी होते हैं। पैरासाइट्स मीन्स जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहकर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। बैक्टीरिया को उनकी शेप के आधार पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी थी, स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम होते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर इनको अलग अलग डिवाइड किया गया था। कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कीमोट्रॉपिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक तो आप सभी जानते हैं, यानी कि जिन बैक्टीरियाज में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है और वो ग्रीन कलर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमोट्रॉपिक, कुछ ऑर्गेनिक्स के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन केमिकल्स की हेल्प से वो एनर्जी को जनरेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी, तो उनको कीमोट्रॉपिक बैक्टीरियाज कहा गया। और कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो जो वास्ट मेजॉरिटी है बैक्टीरियाज की वो कैसी है, हेट्रोट्रॉपिक है, यानी कि वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। क्यों, बिकॉज दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। These are the shapes of different bacteria. कोकाई गोल शेप, सर्कल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में। बैसिलस
कैसा होता है, रॉड शेप में होता है, स्पाइरुला स्पाइरल की शेप में होता है, और विब्रियो कॉमा शेप में, जैसा कि आपको इसकी शेप से ही आपको दिख रहा है। उसके बाद मोनेरा को क्लासिफाई किया गया टू पार्ट्स में कैसे, फर्स्ट आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकंड इज यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो थे इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाते हैं, यानी कि जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और यूबैक्टीरिया कौन से थे, हमारे ट्रू बैक्टीरियाज थे, इनको यूबैक्टीरिया में रखा गया। फर्स्ट हम पढ़ते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो बैक्टीरियाज जिनमें ब्लू ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दीज बैक्टीरियाज आर लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में भी, यानी कि हार्श जगहों पर भी, हार्श प्लेसेस पर भी, जहाँ पर कोई एक नॉर्मल लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता है, वहाँ पर ये बैक्टीरिया रहते हैं।